हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत अभिनंदन है भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी परमाणु की सभा के अंदर। बहुत बेहतरीन हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने परमाणु में बहुत कुछ पढ़ लिया था, कर लिया था। तो परमाणु के अंदर जो है हमने कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जिक्र किया था और हम रदरफोर्ड मॉडल पर पहुंच चुके हैं। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमने ये बोला कि उन्होंने जो प्रयोग कैसे किया वो सब तो अपन पढ़ेंगे ही। उससे पहले मैंने अल्फा कण पढ़ा दिया था और आप देखोगे कि ये मैंने शुरुआत की थी और यहाँ थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। ये मेरे पास क्या आया, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आया। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा। आज यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने 10⁻³ मिलीमीटर पतली स्वर्ण झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार करवाकर विभिन्न प्रेक्षण प्राप्त किए हैं और रदरफोर्ड के अनुसार 10⁻³ मिलीमीटर की पतली स्वर्ण झिल्ली पर अल्फा कण जब आपतित होते हैं तो वे भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं। यह विक्षेपित अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली के पीछे उपस्थित जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दे पर आपतित होते हैं, जिससे पर्दे पर प्रस्फुरण या चमक उत्पन्न होती है। प्रस्फुरण गणित्र की सहायता से विक्षेपित अल्फा कण की प्रकीर्णन कोण ज्ञात किए जाते हैं। ये हमने ऐसी बात सुनी है। तो अब देखो, पहले मैं चित्र के माध्यम से बता देता हूं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जरा देखना ध्यान से। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया। सबसे पहले मैं कहूंगा, सबसे पहले ये अल्फा कण स्रोत है, ये अल्फा कण स्रोत है। आप देखोगे कि ये अल्फा कण क्या है, स्रोत है। ठीक है, यहां से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। तो ये अल्फा कण मित्रों कहीं इधर उधर विक्षेपित ना हो, इसके लिए यहां इसे एक बंद बॉक्स के अंदर रखा जाता है और यहां से अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो वह धागे के समान रूप से संचरित होते हुए क्या करता है, यहाँ पर ये जो रेखा छिद्र हैं, यहाँ पर ये जो रेखा छिद्र हैं S1 और S2 से पारगमित होते हैं। ये धागे के समान संचरित होते हुए S1 और S2 से क्या होते हैं, पारगमित होते हैं। यहाँ पर भी एक रेखा छिद्र है। क्लियर है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर आया है। तो ये दो रेखा छिद्र आपने देखा कि ये थोड़ा तिरछा है। ओके, यस आप कहेंगे। इन दोनों रेखा छिद्रों S1 और S2 में से ये क्या होते हैं, पारगमित होते हैं और पारगमित होकर क्या करते हैं, ये यहाँ स्वर्ण झिल्ली जो है, इस स्वर्ण झिल्ली पर ये क्या करते हैं, इंसिडेंट हुए। ये पतली स्वर्ण झिल्ली है 10⁻³ मिलीमीटर मोटाई वाली और जैसे ही ये यहाँ आपतित होते हैं तो आप देखते हो कि ये यहाँ से इस स्वर्ण झिल्ली से जब पार होते हैं और पार होकर क्या है, पीछे जो मैं कहूँगा जिंक सल्फाइड से जो लेपित पर्दा है, मैं कहूँगा जिंक सल्फाइड से जो लेपित पर्दा है
उस पर्दे के ऊपर ये क्या करते हैं, आपतित होते हैं। जरा जरा देखो, ये इस पर्दे के ऊपर क्या होते हैं, आपतित होते हैं। ये मैं कहूँगा ये क्या है मेरे पास, ये जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा है। और हमने ये भी देखा कि ये भिन्न भिन्न कोणों से क्या होते हैं, विक्षेपित भी होते हैं, प्रकीर्णित भी होते हैं। तो ये मान लीजिए प्रकीर्णन कोण है थीटा, विक्षेपण कोण है थीटा, और मैं कहूँगा ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास स्वर्ण झिल्ली। क्या है ये, स्वर्ण झिल्ली। क्लियर है। ये दोनों के दोनों कौन है मेरे पास, ये दोनों के दोनों हैं रेखा छिद्र। ये दोनों हैं रेखा छिद्र। ये है मेरे पास अल्फा कण स्रोत। ये है मेरे पास अल्फा कण स्रोत, और ये है मेरे पास जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा, जिंक सल्फाइड से जिंक सल्फाइड लेपित पर्दा। याद रहेगा क्या, क्या ये याद रहेगा, जिंक सल्फाइड लेपित ये क्या है पर्दा है। तो आप देखते हो कि ये दो रेखा छिद्र है S1 और S2, यहाँ से ये जो स्वर्ण झिल्ली में से अल्फा कण जब गुजरते हैं तो भिन्न भिन्न कोणों पर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। ये सामान्य प्रयोग था। अब आप देखोगे कि ये जो पूरा प्रयोग जब रदरफोर्ड जी ने किया, तो ये पूरा का पूरा प्रयोग जो है मित्रों मैं बताना चाहूँगा निर्वात की उपस्थिति में किया था। निर्वात की उपस्थिति का मतलब यहाँ क्या है, निर्वात की उपस्थिति का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ वायु के कणों की अल्फा कण से टक्कर ना हो पाए, इसलिए ऐसा प्रयोग इन्होंने किया। ठीक है, अल्फा कणों की टक्कर अगर वायु के कणों से होगी तो मैंने जैसा बताया कि अल्फा कणों के वेग में परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन होने के बाद जिस कोण से उन्हें प्रकीर्णित होना चाहिए वो कोण हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से हमें ये बात तो क्लियर हो गई। मैं आगे बढ़ता हूं और ये डायग्राम से हमें सारी बातें यहां तक समझ आई। अब मैं कहूंगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, रदरफोर्ड प्रयोग के वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, जरा सुनिए। रदरफोर्ड प्रयोग के वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, जरा सुनिए। वो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबसे पहले इन्होंने मैं कहूँगा सोने की झिल्ली ही क्यों ली। तो सोने की झिल्ली लेने का कारण यही था कि सोने का नाभिक बहुत भारी होता है, और बहुत भारी होने के कारण जो प्रकीर्णन होता है वो अल्फा कणों का अधिक कोण से और ज़्यादा कोण से होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। दूसरी बात, सोना जो है मित्रों वो तन्य पदार्थ है, और उसकी तन्यता ज़्यादा होने के कारण उसे उपयोगी वस्तुओं में काम में लिया जाता है। तो कहने का मतलब सोने पर अगर गिरेगी ना अल्फा कण तो सोने के अंदर मित्रों तन्यता आ सकती है, पर यूं नहीं कि वो बिखर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो खिंचाव उसमें हो सकता है पर वो यूं टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तीसरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा प्रयोग जो है निर्वात की उपस्थिति में करवाया था, ताकि अल्फा कणों की जो टक्कर है वो अन्य कणों से ना हो पाए। तो पहला मैं कहूंगा रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में मैं कहूँगा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण झिल्ली लेने का, स्वर्ण झिल्ली प्रयुक्त करने का, स्वर्ण झिल्ली प्रयुक्त करने का मुख्य उद्देश्य, प्रयुक्त करने का मुख्य उद्देश्य, प्रयुक्त करने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यह था
यह था स्वर्ण झिल्ली प्रयुक्त करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वर्ण का या सोने का स्वर्ण का नाभिक क्या होता है? स्वर्ण का नाभिक बहुत भारी होता है। क्या होता है भाई? स्वर्ण का नाभिक बहुत भारी होता है, जिससे अल्फा कणों की बौछार या अल्फा कणों का प्रकीर्णन, जिससे अल्फा कणों का प्रकीर्णन क्या होता है? अल्फा कणों का प्रकीर्णन भिन्न भिन्न कोण पर अधिक होता है। भिन्न भिन्न कोण पर क्या होता है? अधिक होता है। मैं कहूँगा जिससे अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो है वो भिन्न भिन्न कोण पर क्या होता है? अधिक होता है। तो ये बात तो समझ आ गई कि रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण झिल्ली प्रयुक्त करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वर्ण का नाभिक बहुत भारी होता है, जिससे अल्फा कण का प्रकीर्णन भिन्न भिन्न कोण पर अधिक होता है। दूसरी बात क्या है कि स्वर्ण झिल्ली के अंदर मैंने कहा कि सोने में तन्यता अधिक होने के कारण क्या होता है? तन्यता अधिक होने के कारण इसके उपयोगी वस्तुएं निर्मित किए जा सकते हैं। उपयोगी वस्तुएं निर्मित किए जा सकते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? तीसरा पॉइंट ये है, रदरफोर्ड ने यह संपूर्ण प्रयोग निर्वात की उपस्थिति में संपन्न करवाया क्योंकि मैं कहूँगा रदरफोर्ड ने यह संपूर्ण प्रयोग निर्वात की उपस्थिति में संपन्न करवाया क्योंकि क्या कारण था? मैं कहूँगा क्योंकि संपन्न करवाया जिससे क्या होए? जिससे वायु के कणों की क्या हो सके? जिससे वायु के कणों की अल्फा कण से टक्कर ना हो सके, और अल्फा कण के प्रकीर्णन कोण को स्पष्टतम रूप से प्रेक्षित किया जा सके। क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये तो थी सारी के सारी बातें, रदरफोर्ड प्रयोग की मूल जो बातें हैं वो ये थी, और ये इनका मूल प्रयोग था, हमने देखा। अब हमने कहा कि प्रेक्षण इन्हें क्या क्या प्राप्त हुए होंगे। हम बात बार बार प्रेक्षण की कर रहे हैं, तो वो प्रेक्षण क्या क्या है जरा सुनना है। मैं कहूँगा रदरफोर्ड प्रयोग के प्रेक्षण, रदरफोर्ड प्रयोग के क्या हैं? प्रेक्षण। जरा देखो रदरफोर्ड प्रयोग के प्रेक्षण क्या होते हैं, जरा देखिए। प्रेक्षण क्या क्या मिले हमें देखना है।
तो रदरफोर्ड प्रयोग के अगर मैं प्रेक्षण की बात करूं तो पहला प्रेक्षण रदरफोर्ड जी ने देखा कि अधिकांश अल्फा कण तो स्वर्ण झिल्ली में से बिना विक्षेपित हुए सीधे गुजर गए, या फिर क्या हुआ कि बाहर निकले, जैसे ही स्वर्ण झिल्ली में से वो पारगमित होते हैं तो बहुत ही अल्प कोण के साथ वो विचलित होते हैं। ये अपन बात दोनों एक साथ लिखेंगे कि कुछ अल्फा कण तो स्वर्ण झिल्ली में से सीधे पारगमित हो गए, अर्थात बहुत ही अल्प कोण से क्या हुए हैं, वो विक्षेपित हुए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कुछ अल्फा कण अधिक कोण से भी प्रकीर्णित हुए हैं, विक्षेपित हुए हैं। अधिक कोण का मतलब कोण जो था वो 90 से ज्यादा था, और लगभग 10,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण रदरफोर्ड जी ने बोला कि पता नहीं क्या हुआ है, वो सीधा जिस रास्ते पर गया था उसी राह पर लौट कर वापिस आ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ वो तो अपन निष्कर्ष में देखेंगे, अभी हम प्रेक्षण पढ़ रहे हैं। तो प्रेक्षणों से ये हमें 3 रिजल्ट मिले। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर गए, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री अधिक कोण से प्रकीर्णित हुए, और लगभग 10,000 में से एक अल्फा कण जिस राह पर गया था उसी राह से पर टकरा कर वापिस आ गया है, यानी स्वर्ण झिल्ली से टकरा कर वापिस आ गया। क्या कारण था, ऐसा क्या हुआ होगा? कुछ अल्फा कण अधिक कोण से ही क्यों हुए, कुछ न्यून कोण से ही क्यों हुए? क्या उनकी मनमर्जी थी या उनको ऐसा लगा होगा? तो इन सभी की मैं व्याख्या करूंगा निष्कर्ष के अंदर। देखिए जरा कैसे रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, जरा हमें समझना है। पहला निष्कर्ष हमें ये कहना है, पहला निष्कर्ष हमारे पास ये होगा, मैं कहूंगा रदरफोर्ड के अनुसार क्या होगा? रदरफोर्ड के अनुसार अधिकांश अल्फा कण रदरफोर्ड के अनुसार अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर जाते हैं। स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर जाते हैं। मैं कहूंगा रदरफोर्ड के अनुसार अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से क्या बोले, सीधे गुजर जाते हैं। फिर क्या हुआ? दूसरा मैं कहूंगा रदरफोर्ड के अनुसार कुछ अल्फा कण मैं कहूंगा रदरफोर्ड के अनुसार कुछ अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से अधिक कोण से विक्षेपित होते हैं। अधिक कोण से विक्षेपित होते हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए। फिर और क्या है? मैं कहूंगा तीसरा पॉइंट, मैं कहूंगा लगभग 10,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली के नाभिक, 10,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली के नाभिक से, नहीं नाभिक शब्द अभी नहीं आएगा मित्रों, अभी मैं सीधा स्वर्ण झिल्ली ही लिखूंगा, नाभिक निष्कर्ष में दूंगा। स्वर्ण झिल्ली से टकराकर
स्वर्ण झिल्ली से टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट आता है, पुनः उसी पथ पर लौट आता है, पुनः उसी पथ पर क्या करता है, पुनः उसी पथ पर लौट आता है। ये तो थे हमारे पास प्रेक्षण। तो इन प्रेक्षणों की कोई वजह भी तो रही होगी ना, कोई पीछे मूल धारणा भी तो रखी होगी रदरफोर्ड जी ने। बस वही मूल धारणाएं मैं स्पष्ट करने वाला हूं और जिसे हम कहेंगे रदरफोर्ड प्रयोग के बेहतरीन निष्कर्ष। जरा 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 देखिए, मैं कहूंगा निष्कर्ष में हम एक डायग्राम भी बनाने वाले हैं। रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष, रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष जरा सुनिए। अब हमें रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष देखने हैं, वो क्या है सुनिए। अगर मैं रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष की बात करूं तो ये क्या होता है, हमें ध्यान से देखना है। और निष्कर्ष के अंदर पहले पॉइंट, पहले प्रेक्षण का ही हम निष्कर्ष करने वाले हैं, वो क्या है सुनिए। रदरफोर्ड जी ने ये बोला कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर गए, स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर गए, स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर गए। इस वाक्य का अर्थ ये है कि मेरे में से अगर कोई पार हो रहा है, इसका मतलब मैं खोखला हूं, तभी पार हो रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, पूरा का पूरा नहीं, अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, खोखला है तभी वो वहां से गुजर पा रहे। यहां एक समस्या आई, बेचारा कांपने लग गए। कौन? थॉमसन जी। थॉमसन जी ने बोला, हे देवा, ये क्या बोल दिया तुमने, मैंने तो बोला था ठोस गोला है, तुम कह रहे हो खोखला गोला। मेरे कथन पर तो, मेरे जो मॉडल है उसके ऊपर तो तलवार लटक गई ना, मेरे मॉडल को क्यों गलत सिद्ध कर रहे हो। परंतु रदरफोर्ड ने जो प्रेक्षण प्राप्त किए, उन प्रेक्षणों के आधार पर यही धारणा बनती है। तो यहां इस कथन के आधार पर टॉमसन मॉडल को फेल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो धनावेशी ठोस गोला होता है परमाणु, जबकि रदरफोर्ड ने कहा धनावेशी ठोस नहीं, ये खोखला गोला होता है। तो यहां विरोधाभास पैदा हुआ। ऐसी परिस्थिति में टॉमसन मॉडल को गलत सिद्ध कर दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अधिकांश अल्फा कण अगर स्वर्ण झिल्ली में सीधे गुजर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला। तो फिर बाकी क्या है? फिर मैं यही कहना चाह रहा हूं, बाकी सब कहां है? तो यहां रदरफोर्ड जी ने एक परिकल्पना की कि अधिकांश भाग तो खोखला है, परंतु परमाणु का जो द्रव्यमान है, धनावेश है, वो एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है। क्या होता है? सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसका नाम दिया गया नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, जिसका नाम दिया गया नाभिक। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा नाभिक की खोज की जाती है और नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बलबूते पर। ओके, अब आप कहते हो ना कि जैसे टॉमसन मॉडल के ऊपर मित्रों कुछ गलत हुआ बेचारे के साथ, वो मॉडल फेल हो गया, तो रदरफोर्ड जी का मॉडल भी लड़खड़ाने लगा। कैसे लड़खड़ाने लगा? अब रदरफोर्ड जी ने ये बोला कि सारा का सारा धनावेश जो है वो सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है, बाकी भाग खोखला है। तो वैज्ञानिकों ने आपत्ति उठाई कि परमाणु तो उदासीन है ना, विद्युत उदासीन है ना, आपने बोल दिया धनावेश केंद्र पर है, ठीक है, तो फिर इस धनावेश को बैलेंस करने वाला कोई ऋणावेश तो है ही नहीं, इसका मतलब आपका मॉडल भी सही नहीं है। रदरफोर्ड जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड जी ने कहा ऐसा नहीं है, सारा का सारा धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, उसे नाभिक कहते हैं। अपनी बात को संतुलित करने के लिए उन्होंने बोला नाभिक के चारों तरफ जो है कुछ कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड जी ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश के रूप में उन कक्षाओं में चक्कर लगाता है और यही ऋणावेश उस धनावेश को संतुलित करता है, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन है। रदरफोर्ड जी ने यह नहीं बोला कि वो कक्षाएं कैसी होती हैं।
रदरफोर्ड जी ने यह भी नहीं बोला कि नाभिक के अंदर और क्या क्या होता है। रदरफोर्ड जी का ये मानना है कि नाभिक के अंदर स्टोर होता है, इसका मतलब नाभिक तो बहुत भारी है, उसका द्रव्यमान बहुत अधिक होना चाहिए। इसके बारे में रदरफोर्ड जी कुछ कह नहीं पाए, परंतु बात को कैसे भी करके एडजस्ट कर दिया। तो क्या ये बातें समझ आई? पहले प्रेक्षण का जो निष्कर्ष था ये समझ आया? क्लियर है? ये परमाणु विद्युत उदासीन भी है, इलेक्ट्रॉन स्थिर भी नहीं है, वो चक्कर लगा रहे हैं, वो उस धनावेश को बैलेंस भी कर रहे हैं, परमाणु पूरी तरह से उदासीन भी है। सब बातों की बात रह गई। मैं लिख देता हूं पहला, मैं कहूंगा रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार मैं कहूंगा अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से, स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर जाते हैं, स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर जाते हैं। इसका स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर जाते हैं, इसका मूल कारण, इसका मूल कारण यह था कि, मूल कारण यह, मैं कहूँ सीधे गुजर जाते हैं, इसका मूल कारण यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। ये उन्होंने बोला, सीधे गुजर जाते, इसका मूल कारण यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेशित, थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेशित ठोस गोला है, धनावेशित ठोस गोला है। थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेशित क्या है? ठोस गोला है। अतः, अतः रदरफोर्ड की परिकल्पना, परिकल्पना, रदरफोर्ड की परिकल्पना, रदरफोर्ड की परिकल्पना थॉमसन मॉडल के विपरीत है, थॉमसन मॉडल के विपरीत है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक तो समझ आ गया। मैं कहूंगा रदरफोर्ड की जो परिकल्पना है वो थॉमसन मॉडल के क्या है? विपरीत है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार, अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश, अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान, समस्त धनावेश व द्रव्यमान सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, सूक्ष्म स्थान पर, समस्त धनावेश व द्रव्यमान सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। मैं कहूंगा अतः नाभिक की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? अतः नाभिक की खोज का श्रेय, नाभिक की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? खोज का श्रेय रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड को अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया जाता है।
श्रेय किसको दिया जा रहा है? खोज का श्रेय रदरफोर्ड को अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया जाता है। और क्या बोला मित्र ने? और बोला कि परमाणु तो विद्युत उदासीन है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर नहीं है, वो नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और क्या बोला? रदरफोर्ड ने परमाणु विद्युत उदासीन है, रदरफोर्ड ने परमाणु विद्युत उदासीन है इस कथन की पुष्टि करते हुए यह स्पष्ट किया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते तो क्या करते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, वे नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। बताइए मित्रों, क्या ये सारे कथन क्लियर हुए? परमाणु विद्युत उदासीन है, इस कथन की पुष्टि करते हुए मैं कहूँगा, इस कथन की पुष्टि करते हुए यह स्पष्ट किया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, वे नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में परिक्रमण करते। ये था पहला निष्कर्ष। क्या था? पहला निष्कर्ष। अब जरा देखो, जरा सुनिए। दूसरा क्या निष्कर्ष है? मैं दूसरा और तीसरा निष्कर्ष पढ़ाऊं उससे पहले मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा मित्रों, क्योंकि डायग्राम से आपको पहला निष्कर्ष भी समझ आ जाएगा, दूसरा तीसरा जो अब पढ़ाने वाला हूं वो और अच्छे ढंग से आ जाएंगे। मान लीजिए ये क्या है? स्वर्ण झिल्ली है या सोने का परमाणु है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये जो है रदरफोर्ड के अनुसार सोने का नाभिक है, ये रदरफोर्ड के अनुसार क्या है? यह सोने का नाभिक है। ओके, क्या हुआ? देखिए, मैं कहूँगा ये सोने का नाभिक, और ये यहाँ से आप देख रहे हो, थोड़ा सा इसको दूरी से ही गुजार देता हूँ मैं। आप देख रहे हो ये यहाँ से गुजर रहा है, ये आप देख रहे हो यहाँ से जो गुजर रहा है अल्फा कण, यहाँ से जो गुजर रहा है अल्फा कण, आप यहां देखोगे कि ये मैंने क्या बना रखा है? ये जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा है। ये मैंने जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा बना रखा है। आप देख रहे हो कि जो यहां से गुजर रहे हैं वो अल्फा कण जो है वो स्वर्ण झिल्ली से गुजरने के बाद बहुत ही अल्प कोण से क्या हुए हैं? विक्षेपित हुए हैं। कहने का मतलब ये है, ये सीधे जाते परंतु ये अल्प कोण से क्या हुए हैं? विक्षेपित हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये यहाँ बहुत ही अल्प कोण से क्या हुए हैं? परिकिरणित हुए हैं। क्लियर है यहाँ? गॉट? फिर देखो, कुछ अल्फा कण जो है थोड़े ठीक कोण से भी परिकिरणित हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ से पहुँचे और आगे जो है, आगे ये कुछ ज्यादा कोण से भी गए हैं। आप देखोगे
ये यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर ये मैं कहूँगा कुछ अधिक कोण से भी गए हैं। क्लियर है इतना? फिर देखो, मैं कहूँगा कुछ अल्फा कण जो है वो अधिक कोण से परिकिरणित हुए, तो वो ये थे, वो ये थे। कैसे हुए? कैसे हुए? आपने देखा कि ये ऐसे हुए, ये ऐसे हुए। देखिए जरा ध्यान से, तो आप देखोगे कि कुछ अल्फा कण जो है वो अधिक कोण से परिकिरणित हुए हैं, अधिक कोण से परिकिरणित हुए हैं। क्लियर? कैसे? आप इसको यूं मानना है मित्रों, ये देखो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 90 से भी ज्यादा कोण से, अधिक कोण से परिकिरणित हुए हैं। इसको यूं मानना है, मैं अभी बना देता हूं ऐसे। आया आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, आया आया। ये अल्फा कण जो है वो स्वर्ण झिल्ली में अधिक कोण से क्या हुए हैं? परिकिरणित हुए हैं। अब रही बात आगे की, एक अल्फा कण जो क्या है, यहां आया और यहां से टकराया और ये उसी पथ पर लौट आया। ये था 10,000 अल्फा कणों में से कोई एक अल्फा कण नहीं आया। किसको ये ब्यूटीफुल डायग्राम समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया बताएं जरा जल्दी से। ये है ZNS पर्दा, ये है ZNS स्क्रीन, और ये जो है ये है मेरे पास अल्फा कण। नहीं आया? क्या ये डायग्राम क्लियर है? आपने देखा कुछ अल्फा कण तो बहुत ही कम कोण से परिकिरणित हुए हैं, कुछ अल्फा कण जो थोड़े ठीक कोण से भी गुजरे हैं, और कुछ अल्फा कण आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि अधिक कोण से परिकिरणित हुए, और एक अल्फा कण जो यहां से टकराया और वापस आ गया। तो अब मैं निष्कर्ष नंबर 2 दे रहा हूं कि जो कुछ अल्फा कण वो 90 डिग्री अधिक कोण से परिकिरणित हुए, उसके पीछे वजह क्या? उसके पीछे वजह है ये कि ये अल्फा कण आया, तो आप जानते हो अल्फा कण भी तो धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और सारा का सारा रदरफोर्ड ने बोला है धनावेश भी यहीं पर है। तो जब ये धनावेशित कण धनावेश के पास आएगा तो कोई चिपकेगा थोड़ी, प्रतिकर्षित ही होगा। तो इसके द्वारा ये क्या होता है, प्रतिकर्षण बल इसके ऊपर लगता है, जिससे ये मूव कर जाता है पीछे की दिशा में। तो मैं कहूंगा ये अल्फा कण क्या करते हैं, ये अल्फा कण इस स्वर्ण झिल्ली के पास से जब गुजरते हैं तो क्या करेंगे, ये भिन्न कोण से, अधिक कोण से विक्षेपित होते। इसका मूल कारण है नाभिक का अल्फा कण पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं प्रेक्षण नंबर 2। मैं कहूंगा रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार अधिकांश अल्फा कण, रदरफोर्ड के अनुसार अधिकांश अल्फा कण मैं कहूंगा स्वर्ण झिल्ली, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से गुजरने के पश्चात मैं कहूंगा स्वर्ण झिल्ली में से गुजरने के पश्चात अधिक कोण से क्या होते हैं, विक्षेपित या परिकिरणित होते हैं, विक्षेपित होते हैं। इसका मूल कारण विक्षेपित होते हैं, इसका मूल कारण यह है कि अल्फा कण धनावेशित हैं, अल्फा कण धनावेशित होते हैं, और
जब यह नाभिक के समीप होते हैं, और जब यह नाभिक के समीप होते हैं, तो जब यह नाभिक के समीप होते हैं तो नाभिक में उपस्थित धनावेश, तो नाभिक में उपस्थित धनावेश, नाभिक में उपस्थित धनावेश का प्रबल, नाभिक में उपस्थित धनावेश का प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल क्या करता है? प्रतिकर्षण बल अल्फा कण पर कार्यरत होता है। प्रतिकर्षण बल अल्फा कण पर कार्यरत होता है, जिससे अल्फा कण पर कार्यरत होता है, जिससे क्या होता है? जिससे अल्फा कण अधिक कोण से, अल्फा कण अधिक कोण से परिकिरणित होते हैं, अधिक कोण से परिकिरणित हो जाते हैं। आया आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, आया आया, क्लियर है? मैं कहूंगा जिससे अल्फा कण क्या है? अधिक कोण से परिकिरणित हो जाते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? लो भाई, उस 10,000 वाले का क्या केस है, सॉल्व करो उसको। इस 10,000 वाले अल्फा कण के साथ क्या हुआ? बेचारा आया, धनावेशित है, और सीधा जाकर नाभिक की कोर से टकराया। तो नाभिक से टकराएगा तो प्रबल प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, और प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है? वो वापस पुनः उसी पथ पर लौट आता है। तो मैं कहूंगा तीसरा पॉइंट है, रदरफोर्ड के अनुसार लगभग 10,000 अल्फा कण में से एक अल्फा स्वर्ण झिल्ली, एक अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से सीधा, एक अल्फा कण जो है स्वर्ण झिल्ली से टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट आता है, पुनः उसी पथ पर लौट आता है। स्वर्ण झिल्ली से टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट आता है। इसका मूल कारण यह माना कि क्या हुआ कि अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली, अल्फा कण, मैं कहूंगा अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली पर उपस्थित प्रबल, अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली पर उपस्थित प्रबल, स्वर्ण झिल्ली पर उपस्थित धनावेश के प्रभाव में प्रबल प्रतिकर्षण बल, मैं कहूंगा धनावेश के प्रभाव में प्रबल प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, प्रबल प्रतिकर्षण बल का क्या करता है मित्रों? अनुभव करता है, और पुनः
और पुनः उसी पथ पर लौट आता है। क्या ये निष्कर्ष समझ आए? कीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। बता, क्या ये सारे कॉन्क्लूजन क्लियर हैं? बताइए जरा, बताइए। चलो मैं आगे। क्या मैं आगे बढ़ूं मित्रों? बहुत प्यारा प्रयोग था, बेचारा चला गया। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि धनावेश के प्रभाव में प्रबल प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है और पुनः उसी पथ पर लौट आता है, यही मूल वजह थी इसकी, और ये हमने समझ भी लिया। ये मुख्य रूप से मित्रों तीन जो है निष्कर्ष थे। क्या थे? तीन निष्कर्ष थे। चौथा निष्कर्ष एक और है, वो क्या है सुनिए। वो ये है कि रदरफोर्ड ने क्या किया, कूलाम नियम को प्रयोग में लिया। कूलाम नियम को प्रयोग में लेते हुए प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या और प्रकीर्णित कोण के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ से रिजल्ट जो मिला देखते हैं ग्राफ के बाद और चर्चा करते हैं। देखिए क्या रदरफोर्ड ने प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n व प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य, प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य आलेख चित्रानुसार निर्मित किया। अब आलेख क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, किया वो क्या है सुनिए। उनके अनुसार n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, या फिर उन्होंने बोला n समानुपाती हैं कोशेक की पावर 4 थीटा बाई 2। ये उन्होंने रिजल्ट दिया, ये कूलाम नियम के आधार पर उनके द्वारा दिया गया रिजल्ट है, आप सभी देख पा रहे हैं। n समानुपाती कोशेक की पावर 4 थीटा बाई 2 कूलाम नियम के आधार पर। अब ग्राफ से हमें यूं ही पता चल जाता है, रिजल्ट उन्होंने यूं ही दिया। देखिए जरा कैसे, मैं कहूंगा ये कूलाम जी के द्वारा, रदरफोर्ड जी के द्वारा दिया गया रिजल्ट है, ग्राफ है। उन्होंने देखा खच 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 खच, ये ग्राफ ऐसे प्राप्त हुआ है, ये ग्राफ ऐसे प्राप्त हुआ है। जरा देखिए, मैं कहूंगा ये है n और ये है थीटा। क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि प्रकीर्णित, हम कहेंगे विक्षेपित परमाणुओं की जो अल्फा कणों की जो संख्या है वो प्रकीर्णन कोण के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है कोण के मान के बढ़ने पर। तो ये सही तो है, सही तो है। देखो पहला रिजल्ट अपन ने पढ़ा कि अधिकांश का मतलब एक से ज्यादा, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से गुजरे और बहुत ही न्यून कोण से प्रकीर्णित हुए। तो वो कोण जब कम था तो n का मान ज्यादा नहीं था। क्या बोलो बोलो बोलो, हमने पहला प्रेक्षण यही बोला कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली में से सीधे गुजर गए या बहुत ही कम कोण से प्रकीर्णित हुए हैं। तो जब ये कोण कम था
तो अल्फा कणों की या परिकिणित अल्फा कणों की संख्या ज्यादा थी। जब ये कोण बढ़ा, खचक खचक खचक, जब ये अल्फा कोण बढ़ा तो आपने देखा कि 90 डिग्री या अधिक कोण से बहुत कम कण जो है वो परिकिणित होते हैं। फिर और कोण बढ़ा कि लगभग 10,000 अल्फा कणों में से एक 10,000 नहीं, एक ऐसा अल्फा कण था जो 90 डिग्री मतलब गया और उसी पथ पर वापस आया, तो कोण कितना बना, 180 डिग्री। तो जब कोण ज्यादा है उस समय परिकिणित कण कितना है, अल्फा कण कितना, एक ही है। तो थीटा का मान अगर 180 है तो उस समय 10,000 में से एक अल्फा कण वापस आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि परिकीर्णन कोण का मान बढ़ने पर ये जो हम कहेंगे अल्फा कणों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। दैट्स ऑल, क्लियर। अब आप कहोगे कि सर उस इक्वेशन का क्या रोल है। उस इक्वेशन का रोल ये है कि n का मान बढ़ता है तो कोशेक की पावर 4 θ/2 का मान बढ़ता है। n का मान जब बढ़ता है तो कोशेक की पावर 4 θ/2 का मान बढ़ता है, परंतु थीटा घटता है। ये कैसे हुआ आपको देखना है। साइन एक बार कोसेक 0 ले लो और एक बार कोसेक 90 ले लो, अपने आप पता चल जाएगा कि n का मान जब बढ़ता है तो कोशेक की पावर 4 θ/2 बढ़ता है पर थीटा घटता है, और n का मान घटता है तो कोशेक की पावर 4 θ/2 ये वैल्यू पूरी घटती है परंतु थीटा बढ़ता है। ये सब चीजें अभी आएगी समझ में, अगले टॉपिक संघट प्राचल से समझ में आएगी जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो बताइए चारों के चारों निष्कर्ष क्लियर है क्या ये 4 के 4 निष्कर्ष क्लियर है। दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं चलता हूं आगे। कित्थे चलिए आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, अब जो मित्रों में पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है मैं कहूंगा अल्फा कण प्रक्षेपीय पथ। क्या है, अल्फा कण प्रक्षेपीय पथ। यहां मैं कहूंगा अथवा मैं संघट, मैं कहूंगा जा काजल जी ले तेरी जिंदगी, संघट प्राचल। अल्फा कण प्रक्षेपीय पथ या फिर मैं कहूंगा संघट प्राचल, ये क्या होता है। देखिए संघट प्राचल एक दूरी है, एक पैरामीटर है और एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की बदौलत से मित्रों ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि जो अल्फा कण सीधा जा रहा है वो बहुत ही कम कोण क्यों बना रहा है, जो अल्फा कण नाभिक के थोड़ा नजदीक है वो 90 डिग्री से क्यों कोण से मुड़ा, क्या कारण था, और जो सीधा नाभिक पर गया है वो 180 डिग्री कोण से ही क्यों आया। तो ये सारी बातें चीज क्लियर करने के लिए ये टॉपिक बनाया गया है, अल्फा कण प्रक्षेपीय पथ या संघट प्राचल। करो हम सब जब मिल बैठेंगे हम सब। तो देखिए अल्फा कण प्रक्षेपीय पथ या संघट प्राचल का मीनिंग क्या है। मैं कहूंगा इसकी सीधी परिभाषा मित्रों ये एक दूरी है। मैं कहूंगा रदरफोर्ड के, या मैं कहूंगा अल्फा स्वर्ण झिल्ली रटा हुआ नहीं है, स्वर्ण झिल्ली के नाभिक से अल्फा कण के प्रक्षेपीय पथ पर, अल्फा कण के प्रक्षेपीय पथ पर, स्वर्ण झिल्ली के नाभिक से अल्फा कण के प्रक्षेपीय पथ पर, स्वर्ण झिल्ली के नाभिक से अल्फा कण के प्रक्षेपीय पथ पर अभिलंबवत, मैं कहूंगा अभिलंबवत, स्वर्ण झिल्ली के नाभिक से अल्फा कण के प्रक्षेपीय पथ पर अभिलंबवत दूरी संघट प्राचल बी कहलाती है। क्या कहलाती है,
संघट प्राचल बी कहलाती। क्या बोला है कि स्वर्ण झिल्ली के नाभिक से अल्फा कण के प्रक्षेपीय पथ पर अभिलंब दूरी संघट प्राचल बी कहलाती हैं। जरा 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 देखिए कैसे। मैं कहूँगा ये स्वर्ण झिल्ली है और ये कोई अल्फा कण है। स्वर्ण झिल्ली का परमाणु है ये कोई अल्फा कण है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये पर्दा है ये अल्फा कण जो है, मैं कहूँगा ये अल्फा कण जो है बहुत ही कम कोण से परिकिरणित हुए थे। बहुत ही कम कोण से परिकिरणित हुए थे। तो ये मैंने कहा क्या है, नाभिक है। तो ये थोड़ा तिरछा है मित्रों, ऐसा मुझे क्यों लगा, जरा देखिए। यस, अब ठीक है। अब ठीक है ना। अब ये यहाँ से क्या होता है, ये पर्दा है और ये इस पर्दे के ऊपर बहुत ही कम कोण से क्या हुए हैं, परिकिरणित हुए हैं, आपतित हुए हैं, ठीक है। ये है मेरे पास वो वाला नाभिक। अरे ये है नाभिक, स्वर्ण झिल्ली का नाभिक। ठीक है। अब इस स्वर्ण झिल्ली के नाभिक से मित्रों ये जो इसके ऊपर अभिलंब ड्रॉ किया है मैंने, इसी अभिलंब को क्या कहा गया है, इसी अभिलंब को संघट प्राचल कहा गया है। मैं कहूँगा बी कहा गया है। कोई दिक्कत है किसी को? क्या ये समझ आया आपको? बताइए बताइए बताइए। ये जो अल्फा कण का प्रक्षेपीय पथ है, इस पथ पर ये जो नाभिक के केंद्र से जो अभिलंब डाला गया है, अभिलंब आरोपित किया गया है, ये जो दूरी है नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रक्षेपीय पथ पर अभिलंब दिशा में तय की गई दूरी, या जो दूरी है, इसी दूरी को अपन क्या नाम देते हैं, इसी दूरी को हम संघट प्राचल कहते हैं। ये है ZNS पर्दा, ठीक है। अब इसका जो सूत्र है वो एक अलग फॉर्मूले से दिया गया है। ये है मेरे पास अल्फा कण, क्या है, मैं कहूँगा बी कहलाती हैं। संघट प्राचल बी का सूत्र निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। बी का सूत्र निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। क्या है वो ऐसी समीकरण, जरा सुन लो। देखो, B बराबर है KZE² कॉट थीटा बाय 2, KZE² कॉट थीटा बाई 2, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ mv²। KZE² कॉट थीटा बाई 2 बट्टे हाफ mv²। बी है मेरे पास संघट प्राचल। Z क्या है, Z है मित्रों परमाणु क्रमांक। Z है परमाणु क्रमांक। K क्या है, K है मेरे पास कूलाम नियतांक। और मैं कहूँगा थीटा क्या है, थीटा है मेरे पास परिकिरणन कोण। V है मेरे पास वेग, और M है अल्फा कण का द्रव्यमान। बरसो ना। क्या ये समझ आया? अब इससे बहुत से मैं रिजल्ट लाने वाला हूं, पर आज नहीं, कॉन्क्लूजन अगली कॉन्क्लूजन के अंदर, संघट प्राचल कॉन्क्लूजन अगली सभा के अंदर। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको ये सारे प्रेक्षण निष्कर्ष समझ आए। किस तरह से हमने देखा कि एक अल्फा कण टकरा कर लौट कर वापिस आया, कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण से परिकिरणित हुए,
कुछ अल्फा कण तो सीधे गुजर गए, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री अधिक कोण से प्रकीर्णित हुए हैं। और अगर हम ग्राफ भी प्लॉट करें तो हमें पता चलता है कि जब प्रकीर्णन कोण कम है तो कणों की संख्या, अल्फा कणों की संख्या ज्यादा है, प्रकीर्णन कोण बढ़ता है तो अल्फा कणों की संख्या घट जाती है। संघट प्राचल का मीनिंग मैंने ये बोला कि ये यहां से इसके ऊपर जो लंब दूरी है इसको संघट प्राचल हम कहेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही रखते हैं। मैं अगली कड़ी में फिर से आपसे रूबरू हूंगा, इसी सभा में, इसी कड़ी के अंदर कुछ चंद पंक्तियों की गड़गड़ाहट से इस सभा को विराम दूंगा। वो चंद पंक्तियां क्या है जरा सुनिए। बाधाएं हैं कौरव दल सी, बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो, गांडीव लेकर टूट पड़ो। पढ़ते रहें, बेहतर से बेहतर करें, इन सभी को लिखें। जब तक अपने हाथों से नहीं लिखोगे तो मित्रों जो फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए, जो फ्लो बनना चाहिए वो नहीं मिलने वाला। और मैं कोई अवतारी नहीं हूं जो आपको कह दूं और वो फ्लो बन जाएगा। फ्लो बनेगा प्रैक्टिस से, चीजें आएगी प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे। तो मिलते हैं मित्रों अगली कड़ी में। आप बेहतर से बेहतर करेंगे, खुश रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और निरंतर अपने शेड्यूल के अंदर 10 से 15 मिनट एक चैप्टर को देवें और रिवीजन के लिए समय ज़रूर निकालें। बिना रिवीजन किए जो आपने ग्रंथ लिखे हैं वो आपके पोते पड़ पोतों के काम आएंगे, आपके नहीं। ओके, तो थैंक यू मित्रों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।